आपने बचपन में स्केल को बालों से रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जरूर अट्रैक्ट किया होगा, या फिर बलून को फुला करके दीवार पे जरूर चिपकाया होगा, या फिर सर्दियों में जब आप ब्लैंकेट या कंबल वगैरह ओढ़ते हो और उसको हाथों से रगड़ते हो तो आप देखते हो आपको एक स्पार्क दिखाई देता है, थोड़ी सी चमक दिखाई देती है और चट चट की आवाज आती है। या फिर कभी कभी आप किसी पर्सन से अचानक कांटेक्ट में आते हो तो आपको एक चट और एक स्पार्क सा महसूस होता है। आखिर क्या है इन सब के पीछे रीजन? फिजिक्स या फिर मैजिक? तो आज देखेंगे हम इन सभी सवालों का जवाब। मैं हूं आमिर एंड क्लासेस आर कंडक्ट बाय ध्रुव स्कूल। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। बोर्ड लेवल पर पूरी बोर्ड की तैयारी आपको यहां करवा दी जाएगी, जितना बोर्ड के अंदर आता है सब कुछ। किस टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, उसका आंसर किस तरीके से हमें लिखना है, सब कुछ आपको तैयार करवा दिया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो क्लास 12 के अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, उस फर्स्ट यूनिट का नाम है बेटा स्थिर वैद्युतिकी, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर वैद्युतिकी। कि सर स्थिर वैद्युतिकी मतलब क्या है? देखो पहली बात तो बेटा फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है। कि सर क्यों? हम तो रटते हैं। अबे जो वर्ड होता है ना उसमें ही डेफिनेशन छुपी होती है। लाइक जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है बताओ? रेस्ट। विद्युत 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 का मतलब क्या हो गया बताओ? विद्युत धारा मतलब आवेश। मतलब विद्युत जब भी मैं रिलेट करूंगा तो आप कहां जाओगे? आवेश पर जाओगे। तो स्थिर वैद्युत, तो यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको यूनिट नंबर 1 कह रहे हैं हम। इसके अंदर मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है विद्युत विभव तथा धारिता। कि सर स्थिर विद्युत के बारे में बताओ। स्थिर का मतलब क्या हुआ? स्थिर। विद्युत का मतलब क्या हुआ? आवेश। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। कि सर आवेश स्थिर मतलब समझ में नहीं आया। बेटा जब आवेश स्थिर होगा ना तो वो अपने आसपास कौन कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप करता है, कौन कौन से गुण उसके अंदर होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा सर, तो आवेश अगर चलने लग गया तो क्या करोगे? अगर आवेश चलने लग गया तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 3। वहां हम स्टडी करेंगे कि जब आवेश चलता है तो उसके पास कौन कौन से गुण होते हैं। अच्छा सर, लेकिन चल तो 2 तरीके से सकता है। कि कैसे? कि सर एक तो मान लो वो कांस्टेंट वेग से चल रहा है, हाँ चल रहा है, और एक अगर वो वेलोसिटी बदल बदल के चल रहा है। अच्छा, अगर बेटा कांस्टेंट वेग से चलेगा तो उसके अगला चैप्टर आएगा हमारा मैग्नेटिज्म, और वेलोसिटी बदल बदल के चलेगा तो फर्स्ट बुक के लास्ट में हम चैप्टर पढ़ेंगे EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट मींस सब कुछ अगर आप देखो तो किसके ऊपर आ रहा है बेटा? सब कुछ जो फर्स्ट बुक आपकी आ रही है वो केवल और केवल किस पर आधारित है बताओ? आवेश पर। इसका मतलब तो ये हुआ, मतलब आवेश जो है, आवेश आपकी इस मूवी का हीरो है। उसको हीरो की तरह ट्रीट करोगे तो चैप्टर लगेगी आपको बाहुबली 3। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सर आवेश 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 आवेश, आप आवेश आवेश कर रहे हो तो बेटा पहले आवेश को अच्छे तरीके से जान लेते हैं हम कि सर आवेश है क्या? ये आया कहां से, ये दिखने में कैसा लगता है, ये कितने तरीके का होता है, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये अपने आसपास का माहौल कैसे रखता है, इन सब चीजों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार मैं पहले आपको इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं कि चैप्टर में हमें पढ़ना कितना है। इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। दैट मींस इसके 3 वीडियो या 4 वीडियोस आपको मिलेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा कि विद्युत आवेश क्या है, कहां से आया, किसने इसके बारे में बताया, कितने तरीके का होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा बेटा आवेशन की विधियां, कि चलो सर आवेश के बारे में हमें पता चल गया, अब मान लो मुझे इस पेन को आवेशित करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसमें देखेंगे हम आवेशन की विधियों में। उसके बाद आएंगे बेटा हम लोग आवेशों के गुणधर्म, और आज पढ़ेंगे हम लोग कूलाम का नियम। तो कोशिश रहेगी कि आज हम लोग ये चारों टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव, फ्लक्स, गाउस का नियम, गाउस के अनुप्रयोग। क्या चलो इनके बारे में जब भी डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आइए। तो बेटा सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। कि सर इंट्रोडक्शन क्या होता है? कि सर इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि यार ये आवेश जो है इसके बारे में सबसे पहले
बताया किसने था? कौन था वो? कौन था वो जिसने आवेश के बारे में बताया? अच्छा, हुआ क्या बेटा, 600 ईसा पूर्व, या फिर इंग्लिश में लिखते हैं 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व एक आदमी था जिसका नाम था थेलस। क्या नाम था? थेलस। 600 ईसा पूर्व एक आदमी हुआ करता था जिसका क्या नाम था बेटा? जिसका नाम था थेलस। बहुत बढ़िया आदमी था, मिलेटस जगह पर रहने वाला था ये। उस जगह के पास बेटा एक सागर हुआ करता है जिसको बोलते हैं हम लोग बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर की खास बात बताऊं मैं आपको, उसके अंदर है ना, बाल्टिक सागर में है ना, जैसे पीले पीले कलर का कुछ पदार्थ मिलता है जेली टाइप में, उसको बोलते हैं वहां पर एम्बर। क्या बोलते हैं वहां पर? एम्बर बोलते हैं। कहां पर रहता था बेटा ये? बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर का रहने वाला था यह, बाल्टिक सागर का रहने वाला था। वहां पर पीले पीले कलर का पदार्थ मिलता है जो जेली टाइप का होता है, जिसको कहा जाता है एम्बर। ये बहुत परेशान था, पता नहीं क्या बात थी इसके साथ में। ये घूमता 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 कहां पहुंच गया? यह पहुंच गया बेटा बाल्टिक सागर में। और बाल्टिक सागर में पहुंचने के बाद ये वहां खेलने लगा पानी से, पानी से खेलने लगा। खेलते खेलते इसने क्या उठा लिया? इसने उठा लिया एम्बर, हाथ में आ गया। अच्छा, वहां कचरा वचरा पड़ा हुआ था। कचरा कैसे सर? तिनके, ताड़े, घास फूस, जो भी कुछ चीजें थी वहां पड़ी हुई थी। होता क्या है, इसने एम्बर को उठाया, और एम्बर को उठाने के बाद क्या होता है, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अचानक से इसने देखा, खेलते खेलते अचानक से इसने देखा कि एम्बर को जैसे ही ये दूर रखता है, वहां पर पड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिनके, ताड़े, घास फूस दूर से ही क्या होने लगे बेटा? उस पर अट्रैक्ट होने लगे। तो इसका दिमाग खराब हो गया कि सर दिमाग खराब कैसे हो गया? अरे जैसे न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था ना, सुन रखी होगी कहानी। न्यूटन चाहता तो उसको खा जाता, कहानी खत्म हो जाती कि चलो हो गया हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा। सेम इसी तरह थेरेस ने सोचा, यार ये कागज के टुकड़े इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? उसने वापस एम्बर को निकाला। वापस निकालने के बाद उसने देखा अब आकर्षित नहीं हो रहे। अब इसका दिमाग खराब हो गया यार कि ऐसा क्या हुआ यार, कहीं भूत भूत का साया तो नहीं है। लेकिन ये बार बार रिमाइंड करता रहा कि आखिर क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी, आखिर क्या वजह थी कि यार पिछली बार तो आकर्षित हो गए थे, इस बार आकर्षित नहीं हो रहे। फिर इसने रिमाइंड किया अपने दिमाग के अंदर। तब इसने सोचा कि यार जब मैंने एम्बर को उठाया था तो मेरे एम्बर मेरे कपड़ों से रगड़ खा गया था, यानी कि कपड़ों से रगड़ खा गया था। उसके बाद वो छोटी छोटी चीजें उसकी तरफ क्या होने लगी थी? आकर्षित होने लगी थी। फिर इसने एम्बर को उठा के वापस कपड़ों से रगड़ा, और जैसे ही वो तिनकों के पास में लेके आया तो तिनके वापस से क्या होने लग गए बेटा? आकर्षित होने लग गए। इसका दिमाग खराब हो गया। जैसे ही ये लाया, एम्बर को उठाया, कपड़ों से रगड़ा, छोटी छोटी चीजें क्या होने लगी? आकर्षित होने लगी। ये भागा भागा गांव की तरफ आया और इसने सोचा आज तो मैं गांव वालों को बताऊंगा कि भाई मैंने नई चीज खोजी है। इसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये कहता रहा कि भाई देखो कुछ चीज नई चीज आई। लोग कहते थे होगा कोई आदमी, लोग कहते थे चलो होगा कोई आदमी, अपने को क्या। उसके बाद क्या होता है, ये भाई इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन 1600 के अंदर 1600 के अंदर एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है गिलबर्ट। क्या नाम है? गिलबर्ट। गिलबर्ट सोचते हैं कि यार, इन्होंने पता क्या किया, बहुत चालाक आदमी था भाई, सभी मजनू नहीं था। इसने ये थ्योरी लिख लिख के कोई कागज वागज में लिख के छोड़ दी होगी कि भाई मैं गया था बाल्टिक सागर में, ऐसा मेरे साथ हुआ, ये बातें हो गई थी। उसके बाद गिलबर्ट ने काफी सारी रिसर्च की और उसके बाद पता चलाया कि यार थेलस जो कह रहा था वो पदार्थ के अंदर पाया जाने वाला एक नया गुण है। अच्छा, थेलस ने तो खाली पत्थर से ही जो एम्बर था उससे ही करके देखा था। गिलबर्ट के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी चीजों के बाद में पता चला गया कि हर एक पदार्थ के अंदर एक गुण होता है बेटा। हर एक पदार्थ के अंदर क्या होता है? एक गुण होता है जो किसी पदार्थ को दूसरी वस्तु से रगड़ने के बाद उत्पन्न होता है। उसके बाद वो वस्तुओं को क्या कर रही है? आपस में आकर्षित कर रही है। ये नया गुण आया भाई साहब। गिलबर्ट आए, गिलबर्ट ने कहा कि यार सबको बुलाया जाए। गिलबर्ट ने सबको इकट्ठा किया क्योंकि गिलबर्ट भाई वहां पे पहुंचे हुए आदमी थे। सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद क्या होता है कि गिलबर्ट कहते हैं कि भाई बहुत टाइम पहले एक आदमी आया था जिसका नाम था थेलस, उसने ऐसे ऐसे बातें बताई, ये बातें सत्य है। अब वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि जब दो वस्तु, गिलबर्ट ने इसके बारे में बताया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर एक गुण उत्पन्न हो जा रहा है जिसकी वजह से वह दूसरी वस्तुओं को या तो आकर्षित करती है या क्या करती है बेटा? प्रतिकर्षित करती है। या तो दो वस्तुओं को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। इस गुण को ही क्या नाम दिया गया? आवेश।
क्या नाम दिया गया? आवेश। ये सर कैसे कर रही है? उस टाइम पे एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, जब गिलास की रोड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो क्या देखा कि गिलास की रोड सिल्क की तरफ आकर्षित हो रही है। गजब बात हो गई। और दूसरी बात क्या हुई कि भाई इस तरीके से दो गिलास की रोड ले ली गई, पहली और ये कौन सी? ये दूसरी। जब इन दोनों को मैंने सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो ये दोनों पास में लाने पर एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। यानी आकर्षण का भी गुण पाया जा रहा है और प्रतिकर्षण का भी गुण पाया जा रहा है। देख रहे हो आप किस तरीके से पता चल रहा है आवेश के बारे में। यानी वस्तुओं को रगड़ने के बाद एक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो रही है, एक गुण उत्पन्न हो रहा है। उस गुण को ही क्या कहा? आवेश कहा। वो क्या कर रहा है? वो दूसरी वस्तुओं को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। अच्छा, अब वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए, उन्होंने सबने कुछ अलग अलग रगड़ दिया। कैसे? मान लो वहां पे एक और आदमी बैठा हुआ था, उसने क्या किया? उसने किया बेटा, उसने वहां पर जैसे एक बिल्ली सो रही थी, वहां पर क्या सो रही थी बेटा? एक बिल्ली सो रही थी। उसने बिल्ली के खाल से किसको रगड़ दिया? एबोनाइट की छड़ से। जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा तो उसने देखा एबोनाइट की छड़ को जैसे ही बिल्ली की खाल के पास में लेके जाता है तो बिल्ली की खाल जो थी वापस से क्या होने लगी? इसकी तरफ आकर्षित होने लगी, यानी अट्रैक्ट होने लगी। गजब हो गया भाई साहब। अब इतने में एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, भीड़ में एक आदमी बैठा हुआ जिसका नाम था ड्यूफे। ड्यूफे ने क्या कहा कि भाई या तो आकर्षित हो रही है या प्रतिकर्षित हो रही है। तो उसने कह दिया भाई आवेश दो तरीके का है। क्या पता चल गया कि आवेश भैया कितने प्रकार का है? कि आवेश भैया दो प्रकार का है। उसने बोल दिया भीड़ में, देखो नई चीज के बारे में पता चल रहा है। उसने कह दिया दो प्रकार का, लोगों ने कह दिया हाँ दो प्रकार का है। अब सुनना ध्यान की, अब सुनना काम की बात। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है बेटे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जिनका नाम क्या है? एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फ्रैंकलिन। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने कहा कि चलो आवेश दो प्रकार का तो है, लेकिन एक तो होगा धनावेश और दूसरा कौन सा होगा? ऋणावेश। नाम दे दिया उन्होंने। लोगों ने कहा यार मजा आ गया, इन्होंने नाम दे दिया। क्या क्या नाम दे दिया? एक तो है धनावेश और दूसरा है बेटा ऋणावेश। तो लोगों ने कहा यार चलो धनावेश बताओ, धनावेश कौन सा है? तो उसने कहा जो जो चीजें गिलास की रोड को प्रतिकर्षित कर रही हैं वो सारी तो कौन सी होंगी? वो सारी होंगी बेटा धनावेशित। जो जो चीजें गिलास की रोड को प्रतिकर्षित कर रही हैं वो होंगी धनावेशित, और जो सिल्क के कपड़े को प्रतिकर्षित करेंगी वो कैसी होंगी? ऋणावेशित। इसका मतलब जब बिल्ली की खाल को गिलास की रोड के पास में लाया गया तो इनके अंदर कौन सा बल लगा? इनके अंदर लगा बेटा प्रतिकर्षण। इनके अंदर क्या लगा? प्रतिकर्षण। तो इसने कह दिया बिल्ली की खाल कैसी है? क्या भाई बिल्ली की खाल कैसी हो गई आपकी? धनावेशित। क्यों? क्योंकि इसने गिलास की रोड को प्रतिकर्षित कर दिया। अच्छा, एक आदमी ऊनी कपड़े लेके आ गया, अपना स्वेटर लेके आ गया, ऊनी कपड़े को उसने रगड़ा तो देखा ऊन जो है वो भी गिलास की रोड से क्या होने लगी? प्रतिकर्षित। तो उसने बोल दिया ऊन भी कैसी है बेटा? धनावेशित। प्लास्टिक लेके आया एक आदमी, प्लास्टिक उस टाइम पे क्या हो गई? प्रतिकर्षित हो गई। किससे? सिल्क के कपड़े से। लेकिन प्लास्टिक गिलास की रोड से तो आकर्षित हो रही थी। तो जो गिलास की रोड को आकर्षित करेगा, जो गिलास की रोड को आकर्षित करेगा वो तो कैसा था? माइनस। और जो गिलास की रोड को प्रतिकर्षित कर रहा है वो कैसा है? प्लस। तो यहां से क्या पता चला कि जो आवेश है, आवेश कितने प्रकार का है? आवेश दो प्रकार का है। एक तो है धनावेश और दूसरा क्या है बेटा? ऋण आवेश। बात समझ में आया? किसने बताया? गिलबर्ट ने एक सभा बैठाई, उसके अंदर साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने सजेस्ट किए कि भाई एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पूरी कहानी है, ज्यादा लंबी करेंगे तो आप बोर हो जाओगे। हमें केवल और केवल फोकस करना है किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर। लेकिन ये थोड़ा समझना जरूरी था। तो चलो सर, आवेश के बारे में तो हमें पता चल गया। भाई आवेश के बारे में पता कैसे चला? और ये भी पता चल गया कि आवेश होता क्या है। आवेश ये होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। अन्य वस्तुओं को, दूसरी वस्तुओं को वो आकर्षित भी कर सकती हैं या प्रतिकर्षित भी कर सकती हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश कितने प्रकार का है? आवेश दो प्रकार का है। एक तो होता है सर धनावेश और दूसरा कौन सा है? ऋणावेश। आवेश के बारे में किसने बताया? यानी जो धनावेश और ऋणावेश किसने सजेस्ट करे थे नाम? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब सुनो देखो,
अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या हुआ, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हुआ कि जब आवेश आपका रेस्ट में है तो वो बेटा अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र, जो अगले वीडियो में शायद आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा सर, और आवेश अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा तो वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यानी जब आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अभी हमें क्या पढ़ना है, जब आवेश किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर, तो इतना भी याद रख लें। दूसरा कि भाई आवेश अगर रुका हुआ है तो कौन सा गुण उत्पन्न कर रहा है बताओ, विद्युत क्षेत्र। और आवेश अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कौन सा गुण उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए चलिए विद्युत आवेश की परिभाषा देखते हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको बोली वो हो गई, और दूसरी हम ये भी समझ सकते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होगी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ये बुक वाली डेफिनेशन है। दूसरी क्या बताई मैंने, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर एक गुण उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हो जो बुक वाली है हमारी, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत आवेश। अच्छा सर, आवेश को बेटा क्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, जरूरी नहीं है कि हम स्मॉल क्यू से ही रिप्रेजेंट करें, इसको मैं कैपिटल क्यू से भी ले सकता हूं। तीसरी बात, आवेश जो है बेटा वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है बेटा, आदिश। सदिश और अदिश का मतलब समझ में आना चाहिए। आवेश कैसी राशि है आपके पास में, आवेश है एक अदिश राशि। चलो सर ठीक है, यहां तक हमें पता चल गया। अब अगर आवेश अपने को कहीं मिल गया तो उसको बोलेंगे कैसे, लाइक आपको द्रव्यमान नापना है तो द्रव्यमान को आप कैसे नापते हो, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ऐसे नापते नहीं नापते। इसी तरीके सर आवेश अगर मिल गया तो आवेश को क्या कहेंगे हम, तो आवेश का बेटा जो मात्रक है, तो आवेश का याद रखना ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। कि सर ये कूलाम क्या है, कूलाम बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है। कूलाम किसका नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम, जो मैंने बताया था आपको कूलाम बल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक तो क्या है इसका, कूलाम है। सीजीएस मात्रक भी बेटा आप याद रखो इसका, सीजीएस मात्रक जो है इसका वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम है आपका सीजीएस मात्रक। और दूसरा जो नाम है बेटा इसका याद रखना फ्रैंकलिन। दूसरा नाम क्या है भाई, फ्रैंकलिन। स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, स्थिर वैद्युतिकी इकाई। स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसके लिए स्थिर वैद्युतिकी इकाई। तो सीजीएस मात्रक याद रखोगे आप, क्या है इसका, स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। दूसरा जो सवाल यहां से बनता है 1 मार्क्स का, वो ये बनेगा कि विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। तो याद रखना यह जो है यह सबसे छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा सर, तो ये तो बताओ एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं। तो याद रखना एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। आप देख सकते हो यह कितना छोटा है, यानी एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर है बताओ, 3 × 10⁹ इसका मतलब स्टेट कूलम बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखें आप। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सीजीएस मात्रक क्या है, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है बताओ। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलम या फिर ईएसयू। इसकी वैल्यू भी याद रखोगे आप, 1 कूलम इज इक्वल टू कितनी होती है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। इसके बाद बेटा एक और मात्रक है जो अन्य मात्रक के अंदर आएगा हमारा, उसको बोलते हैं सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक कि सर बड़ा मात्रक भी है, बिल्कुल बेटा। 2 सवाल बनते हैं बोर्ड में आपके कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो याद रखना आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है आपका फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बेटे, फेराडे। सबसे छोटा मात्रक
बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलम। सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। कि सर 1 कूलम में कितने फेराडे होते हैं? 1 कूलम में नहीं होते होंगे, बल्कि 1 फेराडे में होते हैं। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं इस वाली स्लाइड में से, केवल और केवल 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पर बनते हैं। नंबर 1 सबसे छोटा मात्रक, दूसरा सबसे बड़ा मात्रक। अच्छा, फेराडे है, क्या है बेटा? ये है फेराडे है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? इस स्लाइड में हमने देखा कि आवेश क्या है, आवेश समझ में आ जाना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को क्यू से लिखा जाता है, एसआई मात्रक कूलम, स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन और ये है। चलिए सर अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है अभी मैं आपको बताता हूं। हालांकि यह बेसिक है, हालांकि यह क्या है? एक बेसिक टॉपिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखी होगी तो वो कुछ इस तरीके से होती है। ये क्या बना दिया आपके लिए? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, ये होगा ऑर्बिट, जिनमें इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं क्या इसमें? हाँ, इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब 3 चीजें हमारे पास में आई। एक तो आया प्रोटॉन, एक आया न्यूट्रॉन और एक आया इलेक्ट्रॉन। एक काम करते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या आ गया बेटा? न्यूट्रॉन। कि सर प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, ये पता होना चाहिए भाई तुम्हारे को। प्रोटॉन तो कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। और न्यूट्रॉन कैसा होता है आपका? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव का मतलब कि सर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अब बेटा मैं मास की बात कर लेता हूं। मैं किसकी बात कर लेता हूं? मास। तो याद रख लेना, ये वाला डेटा आपके लिए बहुत जरूरी है कि मास जो है, प्रोटॉन पर बेटा मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और सर न्यूट्रॉन पर कितना होता है बेटा? न्यूट्रॉन पर भी लगभग लगभग सेम होता है, प्रोटॉन के बराबर। बोलो, ये बात तो आपको याद रखनी है। अच्छा सर, दूसरी बात और देखो, जो बेटा चार्ज है या फिर आवेश जो है, आवेश का मान कितना होता है? आवेश का मान याद रखना, आवेश का मान होता है, ई से लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 ये आवेश का मान है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कि सर आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक कितना होता है? कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए मैं माइनस में लिखता हूं और प्रोटॉन के लिए किस में लिखता हूं? प्लस में लिखता हूं। यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? माइनस 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब सुनो, याद करो आप, मैंने शुरू कहां से किया था चैप्टर? कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है रगड़ने पर। तो इसका मतलब सर आवेश हर एक वस्तु के पास होता है? बिल्कुल। क्या आवेश इस मार्कर के पास में है? बिल्कुल है। क्या आवेश यहां पर जितनी चीजें सबके पास में है? सबके पास हो सकता है। लेकिन जिन वस्तुओं के पास जितना इलेक्ट्रॉन है, अगर उतना ही बेटा प्रोटॉन आ जाता है तो उन वस्तुओं को क्या कहते हैं हम लोग? उदासीन वस्तु कहते हैं। किसी वस्तु के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या आ गया? प्रोटॉन आ गया, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? उदासीन। मान लो ये पेन है, क्या इस पेन के पास आवेश है? बिल्कुल है, लेकिन ये उदासीन है। उदासीन क्यों है? क्योंकि सर इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? प्रोटॉन है। तो वस्तु कैसी होती है? उदासीन। और बेटा याद रखें, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गया तो तुम खुद बताओ मेरे को, भाई खुद बताओ। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस है। माइनस ज्यादा है, प्लस कम है। अरे माइनस ज्यादा है, प्लस कम है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी बताओ? तो वस्तु हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। अब सुनना, कहानी देखो कहां से कहां मैच करेंगे हम। और अगर बेटा प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? देख ध्यान सुन। अब बता, मैंने तेरे को बताया था कि जब हम लोग क्या हो गया? एक सेकेंड कि जब हम लोग गिलास की रोड को किससे रगड़ रहे थे बताओ? सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे थे। तो बताओ गिलास की रोड कैसी हो गई थी आपकी? बता भाई। कि सर ये तो पॉजिटिव हो गई थी। अच्छा, और ये नेगेटिव हो गई थी। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गई थी, ये कैसी हो गई थी? नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव, मतलब इसमें प्रोटॉन क्या है बेटा? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इस पे कम है।
और सिल्क के कपड़े पे क्या है बताओ, सिल्क के कपड़े पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन क्या है, कम है। सिल्क के कपड़े पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ये नेगेटिव, इस पे प्रोटॉन ज्यादा तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसी को बोलते हैं बेटा विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ये रहा छोटा सा, यह है बहुत ही बेसिक स्लाइड है बेटा, लेकिन आपको आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक ये वाला डेटा याद ही नहीं रहता, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको याद रखें। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना E बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, तो वस्तु क्या रहेगी, उदासीन। चलिए अब नया टॉपिक आता है हमारे पास में, चालक तथा कुचालक। कुचालक को बेटा विद्युत रोधी भी बोलते हैं, चालक तथा कुचालक। ये चालक किसको कहते हैं, चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो हो जाएगा उसको तो क्या बोलेंगे, चालक। तो करंट कब फ्लो होगा बताओ, करंट कब बहेगा, धारा कब बहेगी, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यानी चालक क्या होते हैं बताओ, चालक उनको कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताओ, चालक कहते हैं। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, जीरो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, लगभग लगभग जीरो के बराबर है, उन्हें क्या कहेंगे हम, उन्हें कहेंगे कुचालक। कि सर मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंद इलेक्ट्रॉन दो तरीके के होते हैं। मैंने आपको बताया ये नाभिकीय संरचना थी बेटा आपकी, ये कौन सी संरचना है बताओ, परमाणु संरचना, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसको तो बोलते हैं बेटा बाह्य कोश। इसको कौन सा कोश कहा जाता है, बाह्य कोश। और ये कहलाते हैं कौन से कोश, आंतरिक कोश। अच्छा, ये है क्या बात सर, मजा ही आ गया। देखते रहो भाई, इधर यहां पर है इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बोलो ये प्लस ये माइनस, क्या ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन सर ये आकर्षित तो इसको भी करेगा, लेकिन ये इसके पास में है, ये क्या है बेटा, यह वाला जो है यह इसके पास में है, तो इस पर बल ज्यादा लगेगा। अगर ये कहीं जाना भी चाहेगा तो ये नाभिक इसको जाने नहीं देगा। लेकिन जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है ये अपनी मर्जी के मालिक है, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल थोड़ा सा क्या है, कमजोर है, इसलिए ये इधर उधर घूम सकते हैं अपनी मर्जी से। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कौन से इलेक्ट्रॉन, बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इनको कहते हैं बंद इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना चालक किसको बोलते हैं, चालक यानी जैसे हमारी स्टील हो गया, लोहा हो गया, जिनके अंदर धारा बह सकती है, उनको तो कहते हैं चालक। लाइक लकड़ी हो गई तुम्हारे, तो लकड़ी क्या कहलाएगी, कुचालक, उसके अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होता। या फिर प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, क्या आ गया यह है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग आवेशन की विधियां। अब पढ़ेंगे हम लोग आवेशन की विधियां, कि चलो सर आपने आवेश के बारे में हमें बताया, आवेश के प्रकार के बारे में बताया, आवेश के मात्रक के बारे में बताया, कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी और कौन सी वस्तु धनावेशित होगी, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। और आपने यह भी बता दिया कि हर एक वस्तु के पास आवेश होता है, मतलब आवेश जो है हर एक वस्तु का कौन सा गुण हो गया, हर एक वस्तु का मूल गुण हो गया। मूल का मतलब आवेश सबके पास है, आवेश किसके पास है, सबके पास है। तो सर आवेशित करके बताओ। अब हम देखते हैं कि वस्तुओं को किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं, हम वस्तुओं को किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं। तो पहला तरीका आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, नंबर 1 क्या है बताओ, घर्षण द्वारा आवेशन, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें कैसे लिखेंगे बताओ, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब सुनना मेरी बात, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सोच तू खुद कैसे। घर्षण द्वारा आवेशन क्या था सर, यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तो एक वस्तु धनावेशित हो गई और दूसरी कैसी हो गई, दूसरी ऋणावेशित हो गई। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या, धनावेशित का मतलब क्या हो गया बताओ, प्रोटॉन ज्यादा, और ऋणावेशित का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और याद रखो मूव कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब तो ये हुआ, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो मान लो ये वस्तु ए है, वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए बेटा, बी में चले गए। अच्छा, पहले वस्तु ए कैसी थी, उदासीन थी, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। बी भी उदासीन थी, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। जैसे ही वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, कम, प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा। तो ये वस्तु कैसी हो गई बताओ, ये वस्तु हो गई धनावेशित। और बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये आया, देखो ये इलेक्ट्रॉन आया 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 आ गया,
तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए और वस्तु हो गई आपकी नेगेटिवली चार्ज। ओए होए 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 होए, इसका मतलब सर मजा ही आ गया, मतलब वो वाली बात हो गई कि कौन सी बात हो गई, इसको इरेज कर देता हूं। देखो ध्यान से सुनना, जब तो कैसे लिखोगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो तो हो जाती है धनावेशित, तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित। अब यहां से बेटा आपका पहला सवाल बनता है, सवाल नंबर 1 कि सर कौन सा सवाल बन गया। हमने आपको बताया, बताओ सिल्क का जो कपड़ा है, सिल्क का जो कपड़ा था वो तो कैसा हो गया माइनस, और जो गिलास की रोड थी, गिलास की रोड कैसी हो गई आपके प्लस। अरे गिलास की रोड कैसी हो गई थी प्लस। क्वेश्चन नंबर 1, जब गिलास की रोड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो गिलास की रोड धनावेशित हो जाती है, क्यों? सुनना, जब गिलास की रोड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो गिलास की रोड धनावेशित हो जाती है, क्यों? आंसर क्या होगा बताओ, क्यों क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जब गिलास की रोड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो गिलास की रोड से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं, इसलिए सिल्क का कपड़ा कैसा हो जाता है नेगेटिव, तथा इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण गिलास की रोड कैसी हो जाती है पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर और लिखना चाहें तो क्या था बेटा, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से किसको रगड़ा था आपने, बिल्ली की खाल से रगड़ा था सर एबोनाइट की छड़ को। अच्छा, बिल्ली की खाल ऊन जैसी होती है तो ध्यान रखो ऊनी कपड़े भी कैसे होंगे फिर आपके धनावेशित। ऊनी कपड़ों से आप एबोनाइट को रगड़ो या प्लास्टिक को रगड़ो, ये सारे कैसे हो जाते हैं आपके नेगेटिव। अच्छा सर, इसका मतलब तो जो स्केल है हमारा वो स्केल क्या प्लास्टिक है, तो वो कैसा चार्ज होता होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होता होगा। बोलो भाई, आ गई हो तो बात समझ में। एक छोटी सी बात थी जो हमने आपको बताने की कोशिश करी। ये क्या था बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सर इसमें मजा नहीं आया यार, आप तो दो वस्तुओं को रगड़ रहे हो, ऐसे घर्षित कर रहे हो, ऐसे तो हम बचपन में करते थे। आप तो बिना घर्षण करे आवेशित कर दो तो मजा आ जाएगा। तो देखो दूसरा मेथड बताते हैं आपको। कौन सा मेथड बताते हैं? दूसरा। आइए चलिए, चालन द्वारा आवेशन, या फिर इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या करना है कि सब दो वस्तुओं को आप रगड़ो मत रगड़ो, बिना रगड़े आप तो आवेशित करके बताओ। चल आज देख, चालन द्वारा आवेशन का मतलब होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके अंदर क्या करेंगे हम कि वस्तुओं को बिना रगड़े ही आवेशित करेंगे। कि कैसे रखेंगे सर? इसको बोलते हैं बेटा संपर्क द्वारा आवेशन, यानी केवल और केवल एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाने से ही अनावेशित वस्तु आपकी आवेशित हो जाएगी। कि सर ये क्या कह दिया आपने, समझ नहीं आया? देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने आपको एक गोला दिया, कौन सा बी, जो गोला कैसा था उदासीन था। हमने कहा कि आप उदासीन गोले को कैसा चार्ज करके बताओ, नेगेटिव चार्ज करके बताओ। तो आपने क्या किया, आप इस उदासीन गोले को एक आवेशित गोले के पास लेके आ गए, जिस आवेशित गोले के पास में कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज। तो ये माइनस माइनस इस गोले के अंदर क्या लगा रहा होगा बताओ, प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा होगा। लेकिन प्रतिकर्षित करते करते ये केवल और केवल कहां तक आ सकता है बताओ, गोले के सरफेस तक आ सकता है, सरफेस से बाहर तो नहीं जा सकता। तो जैसे ही हम इसको उदासीन गोले के संपर्क में लाकर रखते हैं, ये गोला आपका कैसा था बेटा, आवेशित, इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस। कि सर माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, तो इनमें रिपल्जन फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा। तो जैसे ही मैं कांटेक्ट में लेकर के आया तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर बेटा, गोले बी पर, यानी गोला बी भी कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिवली चार्ज। गोला बी भी कैसा हो जाएगा आपका, ऋणावेशित हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों पर बराबर आवेश ना आ जाए। कि सर बराबर कब आएगा, अगर दोनों गोले एक ही पदार्थ के बने हुए हों, शेप साइज सब कुछ अगर सेम है, तो दोनों पर बराबर मात्रा में क्या आ जाएगा बेटा, आवेश आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब आवेश आ गया दोनों के ऊपर तो दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, अलग कर लेंगे। तो ए पर भी माइनस चार्ज होगा और बी पर भी कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। इस तरीके से हमने क्या किया, एक उदासीन गोला बी जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था, उसको एक आवेशित गोले के संपर्क में लाने पर उदासीन गोले को आवेशित कर दिया।
आवेशित करने पर सेम नेचर का चार्ज ही ट्रांसफर होता है। याद रखना बेटा, कंडक्शन के अंदर सेम नेचर का चार्ज ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है, अपोजिट नेचर का नहीं होगा। बोलो, बात आई, समझ में नहीं आई? अच्छा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलो बेटा, इसको ऐसे समझा जा सकता है, मान के चलो ये क्या है, ये पानी है, ब्लू ब्लू पानी है। ये क्या है भाई? ब्लू ब्लू पानी है, ब्लू 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 पानी है। अच्छा सर, मान के चलो बेटा, इस समुद्र के अंदर बीचों बीच एक बेंच रखी हुई है, जिस पर केवल और केवल कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन तुमने क्या किया, तुम लोग जाके बैठ गए इस पे, कितने लोग? 8 लोग। 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने जने आके बैठ गए बेटा? 8 लोग आके बैठ गए। तो क्या तुम 8 लोग बैठे हुए हो, जगह कितने की है? 4 की। तो क्या तुम लोग आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे? बताओ। अरे भाई, जगह ही नहीं है, आप लोग एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? प्रतिकर्षण के। सर ये इधर आता होगा, लेकिन ये भी गिरना नहीं चाहता, तो ये इधर आ जाता है, तो ये वापस इधर से धक्का देता है। अच्छा सर, मतलब फिर ये वाला गिरता होगा? बिल्कुल। फिर जब ये देता होगा तो इसका मतलब सर इनमें क्या चल रहा है? खेचमतानी चल रही है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। अब क्या करें? अब अगर मान के चलो अचानक से एक और बेंच तुम्हारे पास में प्रकट हो जाती है, अबे कहां गई? ये रही, प्रकट हुई है, देखो। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कुछ लोग इस बेंच पर आकर के बैठ जाएंगे, और कुछ लोग जब इस बेंच पर आकर बैठ जाएंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगी? जगह हो जाएगी। यही तो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन के अंदर क्या किया? एक आवेशित गोला लेकर के आए, उस पर बहुत ज्यादा आवेश था जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा था। तो जैसे ही उसको उदासीन गोले के संपर्क में लाए, जैसे ही मैंने खाली बेंच लेकर आया, तो आवेश जिस पर ज्यादा था वो खाली वाले पर चला गया, जिस पर ज्यादा आदमी बैठे थे वो खाली वाली बेंच पर चले गए। तो दोनों बेंचें क्या हो गई? भर गई। तो दोनों गोले क्या हो गए? आवेशित हो गए। इस मेथड को कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, एक और मेथड है बेटा, उसको समझ लेते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में से इस बार हटाया जा चुका है, आरबीएससी एनसीईआरटी के अंदर से हट चुका है। चालन द्वारा आवेशन तो मैंने पढ़ा दिया, ये आता है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कि सर ये क्या है? भाई हमने क्या किया, हमने 2 गोलों को संपर्क में लाके आवेशित कर लिया, एक दूसरे को रगड़ के आवेशित कर लिया। अब सर बिना रगड़े बिना संपर्क में लाए आवेशित करें तो उस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा आगे काम में आएगा। मान के चलो बेटा, हमने आपको एक उदासीन गोला दे दिया। क्या दे दिया? हमने आपको एक उदासीन गोला दे दिया। कि सर उदासीन का मतलब तो हम जानते हैं, कि क्या जानते हो मुझे बता दो, लाओ। उदासीन है, इसका मतलब तो सर इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। अरे इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, बिल्कुल। अब क्या करूं मैं? इसके पास बेटा एक आवेशित रोड लेकर आ गया मैं, मान लो आवेशित रोड कौन सी लेकर आ गया मैं? प्लस। तो सर इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। तो जैसे 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 मैं इसको पास लाता जाऊंगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आना ट्रांसफर हो जाएंगे? बताओ, इस नए वाले प्लस की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो प्लस नाराज होके कहां चले जाएंगे? बताओ, दूर चले जाएंगे। समझ में आई बात? अरे ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षण करेगा तो ये कहां चले गए? बताओ कि सर ये चले गए दूर, और माइनस आ गए इधर। अब क्या करते हैं इसको? अब कर दो बेटा इसको, अब कर दो इसको ग्राउंड। अब क्या कर दो इसको? ग्राउंड। कि सर ग्राउंड करने से क्या होगा? ग्राउंड करने से क्या होता है, जो अर्थ है आपकी, अर्थ को बोलते हैं ओशियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अर्थ ओशियन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, यानी अथाह इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? वो ढूंढते रहते हैं कि कोई है क्या भाई दुखी आत्मा इधर उधर। तो उनको देखा, अच्छा भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रखा है? परेशान है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे अर्थ से इस गोले की तरफ, और इनको क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो ये वाला पोर्शन आपका वापस से क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो गया आपका उदासीन। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका भाई? उदासीन हो जाएगा। हो गया उदासीन, यानी यहां पर आवेश कितना हो चुका है? अब 0। अब क्या करेंगे हम? अगर मैं पॉजिटिव रोड को हटा लूंगा वापस, तो इस गोले पर वापस से ये माइनस आवेश क्या हो जाएंगे बेटा? पूरे गोले पर फैल जाएंगे। बोलो भाई। तो ये गोला कैसा आवेशित हो गया? हमारा ऋण आवेशित हो गया। क्या बोलते हैं इस मेथड को? इस मेथड को बोलते हैं बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है इसको? प्रेरण द्वारा आवेशन।
तो ये थी बेटा आवेशन की विधियां। तो आवेशन के कुल 3 मेथड है हमारे पास। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 चालन द्वारा आवेशन और नंबर 3 प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल बनते हैं तो केवल और केवल 2 ही टॉपिक में बनेंगे, नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 2 चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो यहां तक हो जाता है हमारा एक और पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं बेटा हम लोग आवेशों के गुणधर्म पे कि सर आवेशों के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आवेश के पास कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो नंबर 1 गुण पढ़ने वाले हैं हम लोग आवेशों की योज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? आवेशों की योज्यता का नियम। क्या सर ये क्या है? अरे बेटा आवेश मुझे बताओ कैसी राशि है? क्या सर आवेश तो हमें पता है, ये बात आओ आप मत बताओ कि आवेश तो हमें पता है, आवेश तो एक अदिश राशि है। अच्छा बेटा, तो अदिशों को जोड़ा कैसे जाता है? अदिश का मतलब होता है कि सर 2 + 3 = 5 ऐसे जोड़ते हैं, और अगर 3 - 2 = ऐसे जोड़ते हैं। अच्छा ऐसे जोड़ते हैं क्या? कि सर इस जोड़ को तो भाई बीजगणितीय योग कहते हैं। अरे नहीं कहते क्या? इस जोड़ के तो कौन सा जोड़ कहते हैं बेटा? बीजगणितीय जोड़। कि सर जोड़ तो बीजगणितीय ही होता है, और कोई भी होता है क्या? एक और होता है बेटा। कौन सा होता है बताओ? सदिश योग भी होता है, जिसमें सदिश अलग ही तरीके से चलता है। ए बी कोस थीटा, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा। √(a² + b² + 2ab cos थीटा, बहुत सारे लॉज आते हैं इसके अंदर। तो सदिशों को जोड़ने का तरीका अलग है और अदिशों को जोड़ने का तरीका अलग है। तो जो जोड़ है वो 2 तरीके से किया जाता है। नंबर 1 बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग किसका करते हैं? अदिश राशियों का। तो बेटा हम तो यहाँ एक बात पता है, हमें तो एक बात पता है कि आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, तो अदिश राशियों का जोड़ कैसे किया जाता है? बीजगणितीय। तो लिखना यही है इसके अंदर, किसी निकाय के अंदर कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान के चलो बेटा आपने ये ले लिया निकाय, ये क्या ले लिया? निकाय या सिस्टम। इसमें जो कुल आवेश हैं, मान लेते हैं कुल आवेश हैं इसके अंदर 2 कूलम + 3 कूलम - 4 कूलम। हमने कहा कि इसमें भाई आप कुल आवेश बताओ कि कुल आवेश इसके अंदर कितना होगा। तो आपने कहा सर इसके अंदर तो कुल आवेश +3 और +2 कितने हो गए? +5 कूलम, और 5 में से 4 गए तो कितना बच गया बेटा? 1 कूलम चार्ज बच गया। इसका मतलब इस निकाय में या इस सिस्टम में कुल आवेश कितना आ गया बेटा? 1 कूलम आवेश आ गया। अच्छा यही आवेशों की योज्यता का नियम है? बिल्कुल यही योज्यता का नियम है। लिख लो, क्या लिखोगे? आवेश एक अदिश राशि है, अतः किसी निकाय के अंदर उपस्थित कुल आवेश उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है? ये पहला गुणधर्म पता चल गया कि सर बहुत सारे आवेश अगर हमें एक साथ नजर आ गए तो उनको कैसे जोड़ना है। दूसरा गुण आते हैं हम लोग, नेक्स्ट गुण आता है हमारे पास बेटा आवेशों का संरक्षण। कि सर संरक्षण क्या होता है? संरक्षण तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण। इसी तरीके से क्या है? आवेश संरक्षण। कि सर आवेश संरक्षण क्या है? कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? इसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बताओ? आवेश संरक्षण का नियम। लेकिन ये परिभाषा बेटा अधूरी होगी। तो पूरी कब बनेगी सर? बेटा पूरी बनेगी, इसमें आपको एक टर्म समझनी होगी, विलगित। क्या समझनी होगी बेटे? विलगित, विलगित, आइसोलेटेड। आवेश संरक्षण का जो नियम है वो केवल और केवल किसके लिए लागू होता है? विलगित निकायों के लिए लागू होता है। कि सर ये विलगित निकाय क्या होते हैं? विलगित निकाय वो निकाय होते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। जैसे कोरोना में आइसोलेशन कर दिया गया था, दैट मीन्स उससे ना तो कोई मिलेगा ना वो किसी से मिलने जाएगा। इसी तरीके से किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या रहता है बेटा? संरक्षित रहता है। लिख लो आवेश संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय के लिए कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आया नहीं आया? जैसे बेटा गिलास की रोड को हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा था तो सिल्क कैसा हो गया था? नेगेटिव। गिलास कैसा हो गया था? पॉजिटिव। तो गिलास पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा सिल्क के कपड़े पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एक बॉडी, दूसरा बॉडी उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया बात? अब मान के चलो बेटा यहाँ पर है 2 कूलम आवेश, यहाँ है 3 कूलम, यहाँ है 4 कूलम, और इसी सिस्टम में कुछ हलचल होने के बाद इस सिस्टम में आवेश हो जाते हैं मान के चलो
5 कूलम माइनस के 2 कूलम। हमने कहा कि x की वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कितनी का है पूरा, हमने कहा x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपको पता है कि सर आवेश संरक्षण का नियम तो ये कहता है कि पहले कितना आवेश था, कि सर पहले आवेश जोड़ लो आप, पहले कितना आवेश आ रहा है बताओ, 2 कूलम और 4 कूलम 6 कूलम, 6 और 3 कितने हो गए 9 कूलम, कि सर 9 कूलम आ रहा है, बराबर बाद में आवेश कितना है 5 कूलम माइनस 2 कूलम, कितने कूलम बच गए 3 कूलम, प्लस के x का मान निकालना है, 3 को इधर भेजोगे तो 9 में से 3 जाएंगे, कितना बच जाएगा बेटा 6 कूलम, कितना बच गया 6 कूलम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 6 कूलम आ गई, समझ में। या फिर नाभिक वाले चैप्टर में हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां से भी देखते हैं। लाइकेज बेटा इस तरीके से एक समीकरण हम पढ़ने वाले हैं भविष्य में, 92 यूरेनियम 238, ये जब टूटता है तो ये टूटता है बेटा थोरियम प्लस हीलियम के अंदर। थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90 और यहाँ आ जाएगा आपके 234, हीलियम का होता है 2, यहाँ आ जाता है 4। अच्छा सर, तो इसमें आवेश संरक्षण कैसे पता चलाएंगे? आवेश, एक बात मुझे आप बताओ, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 92। तो बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास में, कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में 92 इलेक्ट्रॉन, बराबर बाद में भी इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 90 है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 90 इलेक्ट्रॉन, प्लस इसके पास कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखना ये भी कितने आ गए बताओ 92। तो जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में हमारे को मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। 2 नियम पढ़ चुके हैं, आवेशों की योज्यता कि सर आवेश को जोड़ना घटाना कैसे है, दूसरा आवेशों का संरक्षण, आवेश सदैव क्या रहता है संरक्षित, लेकिन किसका बेटा विलगित निकाय का। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 3, जिसको बोलेंगे हम लोग आवेशों का क्वांटीकरण। क्या बोलेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण। कि सर आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, पहले आप इसका सूत्र देखें, आपके सूत्र क्या आता है सर, इसका सूत्र आएगा बेटा Q बराबर प्लस माइनस NE। कि सर Q तो हमें पता है, क्या पता है आपको, मुझे बता दो थोड़ा सा पता है तो। कि सर Q को तो हम बोलते हैं आवेश, ठीक है साहब, और n क्या है बेटा, n है यहाँ पर एक पूर्णांक, n क्या है पूर्णांक, और पूर्णांक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पूरे अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n क्या है आपके पास में एक पूर्णांक है, समझ में आया नहीं आया। अच्छा, और E क्या है सर, E तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, E तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। आवेश किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अच्छा, इसको बोलेंगे कैसे कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, आवेश हमेशा पूर्ण गुणज है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसी को क्या बोलते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि जो आवेश है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पाया जाएगा। आवेश कभी भी नहीं पाया जाएगा आधा इलेक्ट्रॉन, 3.2 इलेक्ट्रॉन या 4.5 इलेक्ट्रॉन। आवेश हमेशा किस रूप में पाया जाता है बेटा, पूर्णांकों के रूप में पाया जाता है, और इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। कि सर मिनिमम कितना आवेश पाया जा सकता है, मिनिमम भाई 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है सर, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 गुणा इलेक्ट्रॉन का मतलब तो होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्या यह है मिनिमम आवेश है, बिल्कुल है। और जो मिनिमम आवेश है उसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटा। क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है छोटा रूप। तो आवेश कम से कम कितना मिलेगा बेटा मेरे को, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अगर कभी कोई तुमसे कहे ना कि आज तो यार 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये हो ही नहीं सकता। समझ में आया नहीं आया। अब इस पे बेटा 2 छोटे छोटे से आपके सवाल बनते हैं बोर्ड लेवल पर। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा आपके पास में वो ये आएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने का मतलब सर इसने पूछा है n,
अच्छा दिया हुआ क्या है, Q बराबर 1 कूलाम। तो बताओ Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि सर N निकालना क्या है आपको N, तो N बराबर Q बटे E। तो N बराबर Q कितना दे रखा है 1 बटे E का वैल्यू आप जानते हो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी याद रखें एक कूलाम के अंदर कितने आवेश होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने में बेटा, एक कूलम आवेश में। अच्छा सर एक कूलम आवेश में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? अच्छा चलो एक और सवाल लेते हैं इसके अंदर। क्या लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्या Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 20 कूलम आवेश पॉसिबल है, संभव है या नहीं? तो बताओ संभव है या नहीं का उत्तर कैसे पता चलाएंगे हम? अरे सर संभव है या नहीं का उत्तर पता लगाने के लिए तो आप n की वैल्यू निकाल लो। अगर n एक पूर्णांक आ जाता है तो आप कहते हैं संभव है, अदरवाइज नहीं है। तो n का सूत्र बताओ क्या होता है कि सर n बराबर Q बटे E। n बराबर Q कितना है बताओ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 20। E का मान कितना होता है बताओ 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब क्या करेंगे बताओ? अब सर आप तो कुछ भी नहीं करेंगे, अब तो 1.6 से 1.6 गया, माइनस के 19 की घात अगर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बताओ? प्लस के 19 हो जाएगी। और माइनस के 20 में से प्लस के 19 गए तो कितना बच गया 1 गुणा 10 की घात माइनस 1। तो n बराबर कितना आ गया सर 1 बटे 10 आ गया। अरे ये तो सर 0.1 आ गया। अरे ये तो नहीं संभव है, ये तो नहीं संभव है। n अगर पूर्णांक आता है ना तो संभव होता, ये तो 0.1 आ गया तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात नहीं आई? तो चलिए बेटा आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा किस किस चीज के बारे में। आज हमने जाना कि आवेश आया कैसे, आज हमने जाना कि आवेश कितने प्रकार का होता है, आज हमने जाना कि आवेश किस तरीके से दिया जा सकता है किसी वस्तु को, आज हमने जाना कि आवेशों के अंदर गुण क्या क्या होते हैं, आज हमने जाना कि आवेश को किस तरीके से तो जोड़ा जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, और आज हमने जाना कि आवेश के मात्रक क्या है। अब एक सवाल आपके लिए देते हैं हम कि लिखो क्या Q बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलम संभव है या नहीं? तो बस खत्म करते हैं आज का वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो।